नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आपके लिए हिंदी विषय में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला का नाम है अनुवाद। यानी कि हम अनुवाद के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये हमारा आज पहला लेक्चर है, तो हम आपको बताना चाहेंगे आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अनुवाद की प्रासंगिकता और उपयोगिता। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पीसी टंडन। आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर पीसी टंडन इस श्रृंखला के इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर है। ये संचालित करेंगे इस पूरे कोर्स को और हम उम्मीद करते हैं कि हम अनुवाद के विभिन्न पहलुओं को जान पाएंगे इन्हीं के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में और इनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे लिए कारगर साबित होगा और हमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी इनके माध्यम से। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का और अनुवाद की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर टंडन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। अनुवाद को हम एक अलग विधा के रूप में लेते हुए इस पर परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। हम जानते हैं कि अनुवाद ये साहित्यिक जो हमारे पाठ्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनसे नितांत भिन्न तरह की यह विधा है और आज कम से कम इसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा और स्वीकार भी किया जा रहा है। अनुवाद का अगर हम इतिहास देखें तो निश्चित रूप से उसमें कुछ भिन्न भिन्न मत हमें प्राप्त होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अनुवाद पाश्चात्य जो विधा के रूप में पाश्चात्य देन है, लेकिन यह हो सकता है कि एक विषय एक विधा के रूप में हम इसे आयातित विधा मान लें, लेकिन अनुवाद एक कला के रूप में हमारे पास आदि युग से रही है। और यह मान सकते हैं कि वर्तमान युग, क्योंकि सूचना का, संचार का और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, आज के युग में भाषा भी अपने आप में एक प्रौद्योगिकी बन गई है। इसलिए भाषा के जो साहित्य से इतर क्षेत्र हैं, आयाम हैं, जो उसे अनुप्रयोग से, एप्लीकेशन से जोड़ते हैं, उन अनुप्रयोग मूलक पक्षों पर चर्चा जब हम करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा ध्यान अनायास अनुवाद की तरफ जाता है। क्योंकि अनुवाद जो है वह एक तरह से बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है सूचना प्रौद्योगिकी की, भाषा प्रौद्योगिकी की। आज भाषा उस तरह से केवल सरस्वती वंदना की वस्तु नहीं रही है। आज भाषा का बहुआयामी दोहन कैसे किया जाए, इस पर विचार बड़ी तेजी से चल रहा है और उसके सुपरिणाम भी हमारे सामने आ भी रहे हैं। अगर हम यह कहें कि किसी भी राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी भाषा होती है, तो संभवतः ये गलत नहीं होगा। और यदि भाषा अस्मिता की पहचान है तो स्वाभाविक है कि भाषा उस देश की संस्कृति की वाहिका भी है। इसलिए इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने, संरक्षित रखने, प्रचारित प्रसारित करने के क्षेत्र में और तमाम दूसरे जो रोजगार परक पक्ष हैं, आयाम हैं या अनुप्रयोग मूलक पक्ष हैं, उनको भी जीवित रखने या प्रोत्साहित प्रचारित करने के लिए अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इस वर्तमान युग में जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि भाषाओं को सार्वभौमिक बनाने और जीवित रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए, क्योंकि भाषा जो है वो अजस्र नदी की तरह, अजस्र गति से बहती हुई धारा या नदी की तरह है, जो निरंतर प्रवहमान होती है वही जीवित रहती है। नदी के साथ भी वही है, क्योंकि नदी का पानी अगर रुक जाए
तो सूख जाता है और नदी समाप्त हो जाती है। भाषा के साथ भी वही है कि यदि भाषा अद्यतन अधुनातन विषयों से, अवधारणाओं से, वैश्विक ज्ञान से जुड़ेगी नहीं, समृद्ध संपन्न नहीं होगी और भाषा का विभिन्न वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में, तकनीक के क्षेत्रों में, उद्योग आदि क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में यदि उपयोग नहीं होगा, अनुप्रयोग नहीं होगा, तो भाषा की जो उपादेयता है वह आज कम से कम प्रश्न चिन्हित हो जाती है। तो ऐसे में क्योंकि भारत एक बहुभाषा भाषी बहुसांस्कृतिक देश है, भारत के पास 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोलियां उपलब्ध हैं और संविधान स्वीकृत राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय दर्जे की 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं उनका ब्यौरा भी मिलता है। ऐसे बहुराष्ट्रीय बहुसांस्कृतिक देश में अनुवाद निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुवाद आज वैश्विक संवाद का सबसे सशक्त माध्यम या उपकरण है। पूरे विश्व को अगर कोई एक भाषा दी जा सकती है तो वह अनुवाद है, ऐसा मान सकते हैं। हर राष्ट्र की यह आशा अपेक्षा होती है, यत्न प्रयत्न होता है कि उसकी भाषाएं विकसित हों, गतिमान हों, उनकी भाषाओं में उपलब्ध साहित्य, वैचारिक मूल्य, सांस्कृतिक धाराएं, इनका विश्व में विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो। यह भी हम जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए दुनिया की समस्त भाषाएं जानना संभव नहीं है। कोई 1, 2, 3, 4 भाषाएं सीख सकता है, जान सकता है। कोई अपवाद स्वरूप व्यक्ति मिले तो हम कह सकते हैं कि उसको 5-6 भाषाएं आती हैं, 7-8 भाषाएं आती हैं, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति 1 भाषा या 2 भाषा से काम चला लेता है। भारतीय जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक, वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वह पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, वह पर्वतीय क्षेत्र में रहता हो, समतल भूमि में रहता हो, वह विकसित राज्य में रहता हो या अविकसित राज्य में रहता हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए ये सौभाग्य की बात है कि वह कम से कम 2 भाषाएं या 2 से अधिक भाषाएं अवश्य जानता है। उसका मूल कारण है कि हमारे देश में जब बहुभाषी समुदाय आपस में मिलता है, परस्पर संवाद करता है, तो एक दूसरे की भाषा न जानने के बावजूद संवाद स्थापित होता है। तमिल भाषी को मान लीजिए कि बांग्ला नहीं आती, बांग्ला भाषी को मान लीजिए कि तमिल नहीं आती, लेकिन दोनों में संवाद होता है। तो एक भाषा जो भारतीय समाज का नागरिक अपनी माँ के दूध से, अंचल से, उसके अंक से, गोदी से सीख लेता है, जो पहला संवाद होता है माँ का बच्चे के साथ, वो उसकी अपनी भाषा में होता है, जिसको हम मातृभाषा या मदर टंग भी कहते हैं। उस मातृभाषा को सीखने जानने के लिए बच्चे को किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी संस्थान में नहीं जाना पड़ता। तो एक भाषा वह माँ से संस्कार के रूप में अर्जित करता है और धीरे धीरे उसी में वो माँ से संवाद करता है और आगे बढ़ता है। दूसरी भाषा वह बच्चा अपने घर से बाहर निकलकर दूसरे आसपास के बच्चों के साथ खेलते हुए, संवाद करते हुए, पार्क में, दुकान पर, पड़ोस में, अड़ोस में जाकर जब संवाद करता है, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषाभाषी समुदाय के बच्चे एक साथ जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे अगर भिन्न भाषी हैं तो वो एक दूसरे की भाषा न जानते हुए भी संवाद कर लेते हैं। यह जो संवाद की भाषा है, इसको भारतीय संविधान में लिंक लैंग्वेज के रूप में जाना गया है, संपर्क भाषा का दर्जा उसे दिया गया है। तो जो प्रोसेस
ट्रांसलेशन का है, या जिसको हम प्रक्रिया अनुवाद की कहते हैं। वस्तुतः भारतीय समाज में तो यहीं से शुरू हो जाता है। बच्चा सोचता अपनी भाषा में है, व्यक्त लिंक लैंग्वेज में, संपर्क भाषा में करता है। सामने वाला बच्चा उस संपर्क भाषा में कहे गए मंतव्य या कथ्य को आत्मसात करता है, ग्रहण करता है अपनी भाषा में, और फिर उसके बाद वह जब उसको उत्तर देता है तो अपनी भाषा में सोचकर फिर से संपर्क भाषा में उसको अंतरित करता है। तो दो भिन्न भाषा भाषी समुदाय के बच्चे एक दूसरे की भाषा जाने बिना भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। इसलिए प्रारंभ में नया नया बच्चा जब भिन्न भिन्न भाषा भाषी समुदाय के बच्चों में शामिल होता है तो वो दूर रहकर, चुप रहकर उनको पहले उनका अध्ययन करता है, उनको पढ़ता है, उनको समझता है कि ये किस भाषा में बोल रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं। इस तरह से यह सिलसिला अनुवाद का, जो वस्तुतः सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही अनुवाद न हो, लेकिन एक प्रक्रिया अनुवाद की बच्चों में संवादात्मकता की दृष्टि से प्रारंभ हो जाती है। इस तरह मित्रों, बच्चा फिर जब विद्यालय में जाता है तो तीसरी भाषा भी हो सकता है कि वो जान लेता हो। अपनी भाषा के साथ साथ उसे, अगर वो गैर हिंदी भाषी है, हिंदी इतर भाषा भाषी है, तो हिंदी भी पढ़नी होती है, अंग्रेजी भी पढ़नी होती है। इस तरह से फिर 3, फिर 4, फिर 5 भाषाएं वो अर्जित करता चलता है। ये भारतीय समाज की एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि यहाँ 29 राज्य हैं, अनेक भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, और पूरे देश में इस वैविध्य में भी हमें एकत्व का और एक रूपता का भाव दिखाई देता है। तो इनमें एक सेतु का काम अनुवाद करता है, परस्पर मिलाने का, विचार विनिमय का, आदान प्रदान का, ज्ञान संपदा से लाभान्वित होने का यह सिलसिला अनुवाद से चलता है। और अगर मैं यह कहूं कि सच बात यह भी है कि मनुष्य जो कुछ बोलता या लिखता है उसके लिए अपेक्षित है, और बार बार हम इस बात को इंगित करते हैं, दोहराते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर बोलना चाहिए। सोचने समझने की एक भाषा भिन्न भाषा है, और फिर उसे व्यक्त करने की मौखिक या लिखित रूप में उस भाषा का एक परिनिष्ठित, संपादित और अपेक्षा अनुसार संशोधित रूप हमारे सामने आता है। जितना और जैसा हम सोचते हैं उस सारे को हम न तो व्यक्त करते हैं न लिख पाते हैं, लिखते भी नहीं हैं, क्योंकि उसकी एडिटिंग, उसका संपादन हमें हमारे ग्राहक समाज को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। हम किसके लिए, किस तरह से और कितनी मात्रा में उस भाषा का मौखिक या लिखित रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, ये एडिटिंग भी उसके साथ साथ चलती है। इस तरह से हमारे सोचने समझने की एक भाषा है और उसे व्यक्त करने की एक दूसरी भाषा है। अनुवाद में सामान्यतः 2 भाषाओं की बात की जाती है। वर्तमान समाज में जो अधुनातन जो अवधारणा है उसमें अनुवाद तभी संभव है जब स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में यथासंभव मूलवत कहने का यत्न ईमानदारी से, निष्ठा से किया जाता है। तो 2 भाषाओं की अनिवार्यता, एक स्रोत भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज और एक लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज। प्राचीन युग में भारत में संस्कृत से संस्कृत में भी, आभिजात्य संस्कृत से लोक जीवन की संस्कृत में भी, लौकिक संस्कृत में भी अनुवाद होते रहे। अनुवाद के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग भी होता रहा है। उल्था, तर्जुमा, टीका, व्याख्या, रूपांतरण, भाषांतरण, अनुवाद आदि, ये तमाम शब्द हमें
वेदों में, औपनिषदिक साहित्य में, पुरा साहित्य में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता रहा है। तो इन सबका मंतव्य अनुवाद ही रहा है। मूल की तर्ज पर जो व्यक्त किया जाए वो तर्जुमा है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि फिल्मी गानों की तर्ज पर भक्ति के गीत बनाए जाते हैं, वो तर्जुमा है। उल्था कहते हैं कि जैसे वस्त्र के ऊपर का जो छापा है, प्रिंट है, वह मूल है, लेकिन उसको पीछे की तरफ से जब देखते हैं तो वह उसका उल्था है। वह प्रिंट तो वैसा ही है, लेकिन वो तुलना में कुछ हल्का होता है। और भाषा करना भी अनुवाद के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द मिलता है। मध्यकाल में तो इसका खूब प्रयोग हुआ है। सोमनाथ या ग्रंथ की भाषा देहु बनाए। आशयदाता राजा कह रहा है अपने आशय में रहने वाले कवि से कि ये संस्कृत की जो अथाह ज्ञान संपदा है, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, युद्ध शास्त्र और विज्ञान की रचनाएं, चिकित्सा शास्त्र, इसी तरह से पर्यावरण पर, प्रकृति पर, सौंदर्य पर तमाम तरह की रचनाएं हमारे पास रही हैं। उन सब रचनाओं का अगर राजा आश्रयदाता आनंद लेना चाहता है तो उसकी पीड़ा यह है कि उसे संस्कृत नहीं आती, तो वो अपने आश्रम में रहने वाले कवियों से कहता है कि इसकी भाषा बना दो। तो यदि उस युग में भाषा अवधि है या ब्रज है तो उस भाषा में उसका अंतरण किया जाता है। इस तरह मित्रों, अनुवाद जो है वो एक बड़ी प्राचीन और महत्वपूर्ण विधा है। और इसके स्वरूप पर जब हम बात करते हैं तो यह बात सामने आती है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण अनुशासन से जुड़ी हुई विधा है। इसका अपना एक अनुशासन है, एक अपना डिसिप्लिन है। इसलिए अनुवाद को हम कभी कला भी कहते हैं, कभी शिल्प भी कहते हैं, कभी विज्ञान भी कहते हैं और कभी शास्त्र भी कहते हैं। कला इसलिए कि उसमें रचना धर्मिता है, शिल्प इसलिए कि उसमें संरचनात्मक बनावट भी होती है, बारीकियां होती हैं, जड़ना और पिरोना होता है शब्दों को। विज्ञान इसलिए कि वो तार्किक होता है, अनुवाद भी तार्किक होता है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसको ग्रहण कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे, उसके कारण हैं। और शास्त्र इसलिए क्योंकि शास्त्र एक अनुशासन से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय गायन देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए, सब में नियम हैं, कानून हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कबीर की वो पंक्तियाँ मुझे अनायास स्मरण हो आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो अनुवाद है उस संदर्भ में कि कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। ये जो हमारे पास जिह्वा है ईश्वर की दी हुई, ये नियंत्रण में नहीं रहती है, इसलिए इसको नियंत्रण में रखने की बात बार बार की जाती है मूल्यों की, नीति साहित्य की दृष्टि से, कि कम बोलो, कम बोलना ही श्रेयस्कर होता है, और पहले तोलो फिर बोलो। तो ये जो जिह्वा है ये कुछ भी अनाप शनाप स्वर्ग से पाताल तक न जाने क्या क्या बोल देती है, और इसके जो दुष्परिणाम हैं, खामियाजे हैं, उनका विचार नहीं करती है। खुद तो कुछ भी बोलकर अंदर चली जाती है, मुख में जाकर छिप जाती है और दांतों का एक तरह से ताला भी लग जाता है, सुरक्षित हो जाती है। लेकिन उस अनर्गल और अवांछित कथन का जो नुकसान है वो भुगतना पड़ता है सर को। तो कहते हैं कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। भुगतना पड़ता है सर को। तो मंतव्य क्या है कि बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर बोलना चाहिए। अनुवाद इसी तरह से सोच समझकर, नाप तोल कर
व्यक्त करने वाली विधा है। अनुवाद के दोनों रूप मिलते हैं, मौखिक भी लिखित भी। जो मौखिक रूप है उसे तत्काल भाषांतरण कहते हैं, जिसको इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, आशु अनुवाद भी कुछ लोग कहते हैं। और लिखित में तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है अनुवाद करने का, जबकि मौखिक में हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता, पर्याप्त संसाधन भी नहीं होते। आपको डिक्शनरी देखने का, ग्लॉसरी देखने का, टर्मिनोलॉजी देखने का न तो समय है और न उसके लिए वो वांछित है। एक व्यक्ति बोल रहा है, विशेषज्ञ बोल रहा है, कोई डेलीगेट बोल रहा है, और हम जैसे जैसे वो बोल रहा है हाथ के हाथ उसका मौखिक अनुवाद कर रहे हैं, ताकि जो सामने उपस्थित लोग हैं, जो उस व्यक्ति की भाषा नहीं जानते, उस भाषा के मंतव्य को उन लोगों तक यथावत पहुंचाया जा सके। तो अनुवाद इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी प्रासंगिक विधा है। क्यों? क्योंकि एक ज़माने में अनुवाद को बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। पूरे विश्व में यही स्थिति थी। जब अर्थ के अनर्थ हुए अनुवाद में, खास तौर पर जब धर्म प्रचार के लिए बहुत सी धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद देश विदेश में प्रारंभ हुआ, तो धार्मिक पुस्तकों में अर्थ का अनर्थ हो तो स्वाभाविक है कि उससे बड़ी पीड़ा होती है। बाइबल के ट्रांसलेशन के संदर्भ में इस तरह के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो एक फतवा उस समय जारी किया गया था कि ट्रांसलेशन इज ए सिन, अनुवाद पाप है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय संदेश के साथ छेड़छाड़ की गई है, अनुवादक ने ऐसा किया है। लेकिन तब अनुवाद कराने का उद्देश्य धर्म प्रचार रहा होगा, लेकिन अनुवादक की पात्रता अपात्रता पर विचार नहीं किया गया होगा। और एक विडंबना यह भी रही है कि अनुवादक को उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता था, यानी अनुवाद कर्म पर उस अनुवादक का नाम नहीं दिया जाता था। तो स्वाभाविक है, ऐसे में अनुवादक की जो अकाउंटेबिलिटी थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी, उससे वो बच जाता था। अगर अनुवादक का नाम अनुवाद पर रहे, रचना पर रहे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा अनुवाद है, प्रशंसा मिलेगी तो उसी को मिलेगी, और निंदा मिलेगी गलत अनुवाद के कारण तो उसे भुगतना पड़ेगा, उसका सामना करना होगा। तो वो क्रेडिट मिलता नहीं था, इसलिए जो अर्थ का अनर्थ हुआ पैसे के प्रलोभन में, उसमें फिर अनुवाद को ये सहना पड़ा। इटली भाषा में एक और बड़ी चर्चित उक्ति मिलती है, क्योंकि वहाँ भी अनुवाद में अर्थ का अनर्थ हुआ और उसको देखकर वहाँ के जो अनुवादविद थे उन्होंने कहा, ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, कि अनुवादक जो होता है वो प्रवंचक होता है, छली होता है, कपटी होता है। क्यों? क्योंकि वो 3 प्रकार से धोखा करता है, 3 प्रकार से प्रवंचना करता है। पहली प्रवंचना वो करता है मूल रचना और रचनाकार से, क्योंकि शेक्सपियर अगर किसी दूसरी भाषा में उसकी रचना को ले जाने की अनुमति देते हैं तो इस अपेक्षा से देते हैं कि जैसा उनका मंतव्य या कथ्य अंग्रेजी में है वैसा का वैसा दूसरी भाषा में जाना चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि अनुवाद में दुनिया का कोई अनुवादक मूलवत अनुवाद नहीं कर सकता, इसलिए हम यथासंभव मूलवत की बात करते हैं। अगर अनुवाद और मूल दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो इनकी 2 आइडेंटिटी या 2 पहचान नहीं रहेंगी, वो एक ही हो जाएगा। इसलिए एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में यथासंभव यथारूप ले जाने का यत्न ही अनुवाद होता है। तो पहला धोखा, पहली प्रवंचना साहित्यकार से, मूल रचनाकार से, उसकी रचना से हुई, क्योंकि अनुवादक वैसा का वैसा अनुवाद नहीं कर सका, कर भी नहीं सकता। दूसरी प्रवंचना पाठक के साथ हुई, क्योंकि पाठक अपेक्षा करता है कि मुझे मूल रचना और रचनाकार उसी रूप में चाहिए जैसा कि वो मूल भाषा में यानी स्रोत भाषा में है, तो उसके साथ भी धोखा हुआ। और तीसरी प्रवंचना सिद्धांत के साथ हुई, अनुवाद की जो थ्योरी है, अनुवाद का जो अनुशासन है, नियम है, उसके साथ। क्योंकि अनुवाद में ये बात कही जाती है कि अनुवादक ना छोड़े ना जोड़े, इस सिद्धांत के तहत काम करे।
अनुवादक को यह छूट नहीं दी जाती कि वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ दे या अपनी तरफ से कुछ छोड़ दे। तो प्रवंचना के रूप में भी अनुवाद को इटली भाषा में देखा गया। इस तरह हम देखते हैं कि अनुवाद एक परकाया प्रवेश की साधना है, शब्दों की साधना, मंतव्य की साधना, और परकाया प्रवेश में अपने शरीर को बाहर छोड़कर सूक्ष्म रूप धारण करके दूसरे के भीतर उतरना होता है। इसलिए रचना और रचनाकार में अनुवादक को उतरना होता है और अपने को मारना होता है, बाहर छोड़ना होता है, जिसके लिए फिर से संत कबीर को उद्धृत करूँगा, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे तो ये घर में जाए। कि अनुवाद जो है वह भी जैसे भक्ति और प्रेम का मार्ग खाला का घर नहीं है कि कोई भी आए और भक्ति कर ले, भक्त बन जाए, भगवान को प्राप्त कर ले। उसकी कुछ शर्तें हैं कि अपना सर उतार के बाहर रख दो। तो सर प्रतीक है अहंकार का। इसलिए अनुवाद में अनुवादक को ये दम्भ ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो अनुवाद कर रहा हूँ वो अंतिम है। कोई अनुवाद अंतिम नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसलेशन इज एन एंडलेस ट्रैवलिंग। अनुवाद एक अंतहीन यात्रा है। इसलिए मित्रों, अनुवाद वास्तव में परकाया प्रवेश की साधना है, शब्द की साधना है। इसको हम कहते हैं कि जस्ट लाइक ए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट। एक शरीर से निकालो, दूसरे में प्रतिस्थापित करो। दोनों जीवित रहने चाहिए, दोनों की पठनीयता रहनी चाहिए, किसी एक के साथ अन्याय ना हो। तो यह अनुवाद का प्रारंभिक स्वरूप है जिस पर हमने चर्चा की। मैं समझता हूँ कि अनुवाद एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने आज के समाज में है और इसे इसी रूप में हमें जानना और समझना चाहिए। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद की प्रासंगिकता पर। प्रासंगिकता शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो कह सकते हैं कि वह जो प्रसंग में हो। अंग्रेजी में एक शब्द है रेलेवेंस। तो अनुवाद की रेलेवेंस क्या है आज के समाज में? हम क्यों अनुवाद से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ें, और अनुवाद के माध्यम से हम किन किन लक्ष्यों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुवाद केवल शिक्षा जगत तक ही सीमित विधा नहीं है। शिक्षा में तो इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो ही गई है और पहले से ही रही है। हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा में बहुत सारी ऐसी कविताएं जो विदेशी थीं वो पढ़ी हैं, हिंदी में भी पढ़ी हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ी हैं। बहुत सारी कहानियां हमने ऐसी पढ़ी हैं, उनके अनुवाद होते रहे हैं। लेकिन राजनीति की बात करें,
इतिहास की बात करें, वित्त वाणिज्य की बात करें, बैंक और बीमा की बात करें, सूचना और संचार की बात करें, मीडिया के तमाम क्षेत्रों की बात करें, विधि या लॉ के क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे तमाम क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। मनोरंजन की दुनिया में हम देख सकते हैं, खेलों की दुनिया में हम देख सकते हैं, सिनेमा की दुनिया में हम देख सकते हैं। तो अनुवाद की जो प्रासंगिकता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जिस दृष्टि से कभी अनुवाद को हे दृष्टि से देखा जाता था, नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, वो समय अब चला गया। अब तो अनुवाद उपयोगी विधा, एक दुधारू गाय की तरह इसका दोहन कैसे किया जाए, क्योंकि अनुवाद माध्यम है भाषा के दोहन का। इसलिए देश की समस्त भाषाओं में परस्पर अनुवाद और विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में अनुवाद, इसका सिलसिला अब चल निकला है। भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है, जिसको पूरा विश्व नतमस्तक होकर स्वीकार करता है, हमारी मूल्य परंपरा को, हमारी वैचारिकता को, हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता के समुज्ज्वल इतिहास को विश्व नतमस्तक होकर स्वीकार करता है। अब उस समस्त सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर को अनुवाद के माध्यम से ही विश्व की भाषाओं में अंतरित किया जा सकता है और किया जा रहा है। इसलिए वर्तमान समय में अनुवाद बड़ा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि उसके दो पक्ष सीधे सीधे हमारे सामने उजागर हो गए। एक जो सांस्कृतिक साहित्यिक सभ्यता और संस्कृति के विकास की ओर ले चलता है, और दूसरा जो रोजी रोटी की तरफ, कामकाज की तरफ, जीवन यापन की तरफ, आजीविका साधने की तरफ ले जाता है। ये मार्ग भी अनुवाद से ही प्रशस्त होते हैं। इसलिए अनुवाद का प्रवेश तमाम ऐसे अनुशासनों में, तमाम ऐसे विषयों में अब हो गया है, और चोली दामन का साथ अनुवाद के साथ इन विषयों का अब बन रहा है। किसी भी विकसित राष्ट्र का ये सपना होता है कि उस देश की शिक्षा वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के बच्चों को, शिक्षार्थियों को उनकी भाषा में दी जाए। न केवल पारंपरिक शिक्षा अपितु आधुनिक शिक्षा भी, विदेशों से आयात की गई शिक्षा के तमाम अनुशासन और क्षेत्र भी यदि अपनी भाषा में बच्चों तक पहुँचते हैं तो वो बेहतर ढंग से उसे आत्मसात कर सकते हैं और उसका रचनात्मक उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक NTM जैसी नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जैसी संस्था की स्थापना भी विगत कुछ वर्षों पहले राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, और इस संस्था को यह दायित्व भी दिया गया कि उच्च शिक्षा, न केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपितु उच्च शिक्षा, वह भी राज्यों की जो अपनी अपनी भाषाएं हैं उन भाषाओं के माध्यम से यदि दी जाए, और पहले प्रथम स्तर पर हिंदी में पूरे देश में वो समस्त तकनीकी और गैर तकनीकी शिक्षा क्षेत्र जो हैं उनको अंतरित किया जाए, तो उन भाषाओं में या उन भाषाओं से अनुवाद करने और करवाने का सिलसिला अब प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में परस्पर और विदेशी तथा भारतीय भाषाओं में परस्पर। इस सबके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की एक लंबी सुदीर्घ श्रृंखला है, वेदों उपनिषदों से लेकर, संस्कृत साहित्य से लेकर और पूरे हिंदी साहित्य में, फिर इसी तरह तमाम जो 22 भाषाएं हमारी संविधान स्वीकृत राष्ट्रीय दर्जे की भाषाएं हैं, उन सब में भी अथाह अपार साहित्य भरा हुआ है। एक से एक बड़े साहित्यकार, महान साहित्यकार, प्रतिष्ठित रचनाकार इन भाषाओं ने हमें दिए हैं। उन सब साहित्य की
जो कालजयी रचनाएं हैं उनका अनुवाद विदेशी भाषाओं में हो और विदेशी भाषाओं की कालजयी रचनाओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं में हो। भारतीय भाषाओं में और हिंदी में एक सेतु बने अनुवाद के माध्यम से, और हिंदी की रचनाएं भारतीय भाषाओं की तरफ अग्रसर हों, उन्मुख हों, इस तरह के यत्न भी हों। ये आधुनिक समाज के लिए अद्यतन अधुनातन जानकारियों के विस्तार के लिए बहुत आवश्यक भी है। इसलिए मित्रों, अनुवाद एक बहुदिशागामी, बहुआयामी और निर्बाध या अबाध आवागमन करने का मार्ग प्रशस्त करने वाला सेतु है। ऐसा पुल जिसके ऊपर नीचे से बहुत सारी सड़कें इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही हैं, लेकिन कोई गति अवरोधक नहीं है, कोई लाल बत्ती या रेड लाइट नहीं है। आप कहीं से कहीं भी आना जाना चाहते हैं, आ जा सकते हैं। तो पूरे विश्व की भाषाओं को, भारतीय भाषाओं से और भारतीय साहित्य को, भारतीय वैचारिकता को, भारतीय संस्कृति को विश्व की भाषाओं में अंतरित करने का काम इस दिशा में किया जा रहा है। आज हमें ऐसे ऐसे अनुशासनों में पुस्तकें हिंदी में प्राप्त हो रही हैं जो कभी किसी जमाने में अकल्पनीय थी। विधि का काम भी बहुत सारे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें तो अब हिंदी में ये तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो गई हैं। अभी उच्चतम न्यायालय में संभव नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ भी प्रयास जारी हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक भी हिंदी में कार्य की बात होने लगी है और होगी। निर्णय पत्रिका कोर्ट की छपती है हिंदी में, उसका अनुवाद होकर सारी जजमेंट्स जो हैं वो आती हैं। ये विडंबना किसी भी देश की होती है कि उस देश का वहाँ के नागरिकों को, आज़ाद देश के नागरिकों को वहाँ की भाषा में न्याय ना मिले और वहाँ की भाषा में चिकित्सा ना मिले। तो हम इस अंतराल को पाटने के लिए, दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए अनुवाद की उपादेयता बढ़ा रहे हैं। मध्यकाल के बहुत सारे कवि, संस्कृत की जो न जाने कितनी बड़ी बृहत और दुर्लभ रचनाएं हैं, कालिदास का पूरा साहित्य है, भास का पूरा साहित्य है, ये पूरा जो वांग्मय है, गीता के न जाने कितने अनुवाद विश्व की भाषाओं में हुए, कुरान शरीफ के हुए, रामचरितमानस के हुए, बाइबल के हुए, ये सारी ऐसी जो विरासत है हमारी संस्कृति की, उन सब के ट्रांसलेशन लगातार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। गद्य रचनाओं के अनुवाद हुए और विधि का, विज्ञान का, उद्योग का, क्योंकि व्यावसायीकरण भी उदारीकरण के तहत विश्व के स्तर पर परस्पर बढ़ रहा है। तो व्यापार को प्रोन्नत करना है, आदान प्रदान, आयात निर्यात बढ़ाना है, तो अनुवाद से सशक्त कोई दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता। इसलिए बात चाहे रोजी रोटी की हो, कामकाज की हो, ज्ञान और सांस्कृतिक विस्तार की हो, अनुवाद की निरंतर उपादेयता बढ़ रही है। अनुवाद शब्द के बारे में ही यह कहा गया, अनुजमावाद, यानी जो पूर्व कथ्य है उसकी पुनराभिव्यक्ति करना ही अनुवाद है। लेकिन इसमें यह जोड़ना होगा कि स्रोत भाषा के पूर्व कथ्य को लक्ष्य भाषा में पुनर्व्यक्त करने की कला अनुवाद है। ट्रांसलेशन शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है वह बना है ट्रांस जमा लेशन से। ट्रांस का अर्थ है पार और लेशन लैटिन भाषा की एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ है ले जाना। तो कोई विचार, कोई वस्तु, कोई कथ्य जो इस पार है उसे उस पार ले जाना है। लेकिन शर्त यह है कि जैसा यहाँ है वैसा वहाँ ले जाना है। लेकिन समस्या यह है कि यथावत ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि देश, काल, परिवेश, परिस्थिति, भाषा, शैली
इनका अंतर उसे यथावत यथारूप ले जाने में बाधा बनता है। जैसे मौसम जगह जगह अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं, उसी तरह से भाषा का तेवर, भाषा का मुहावरा, भाषा की शैली और भाषा की संप्रेषणीय शक्ति वह भी अलग अलग होती है। तो यदि एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में ले जाना होता है तो जो दूसरी भाषा है यानी लक्ष्य भाषा है, व्याकरण उसका काम करता है। स्रोत भाषा का व्याकरण लक्ष्य भाषा के व्याकरण से भिन्न होता है। इसलिए अंतरण की यह प्रक्रिया संपन्न तभी हो पाती है जब लक्ष्य भाषा के व्याकरण में स्रोत भाषा के कथ्य को पाठकीय अभिरुचि या सीमा को ध्यान में रखकर अंतरित करने का यत्न किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि ये अंतर बरकरार रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अनुवाद जिस तरह से निरंतर उपयोगी बन रहा है, प्रासंगिक बन रहा है, उसका संबंध रोजगार से, नौकरी से, कामकाज से जुड़ रहा है, पूरा जो व्यापार है उसके केंद्र में अनुवाद एक आधारशिला के रूप में काम कर रहा है। पूरा जो सिनेमा है विश्व का, हम किसी ज़माने में हमारे लिए ये अकल्पनीय होता था कि हम दक्षिण भारत की फिल्म जो है वो अपनी भाषा में देख लें, लेकिन आज हम चाहे बात टेलीविज़न के पर्दे की हो या सिनेमा गृह की बड़े पर्दे की हो, आज हम एक ही फिल्म एक साथ अनेक भाषाओं में या तो तैयार होती है या उसका अनुवाद करके उसको तैयार कर लिया जाता है। परिणाम यह है कि जब एक साथ अनेक भाषी समुदाय के लोग किसी एक फिल्म को देखते हैं तो उसकी लोकप्रियता तो बढ़ती ही है, उसका व्यापार भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे कई उदाहरण, ऐसे कई जिनको हम पिक्चर्स के रूप में देख सकते हैं, उन्होंने सिद्ध भी किए हैं। और इससे भाषा का और भाषिक संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास होता है। तो बात चाहे टाइटैनिक की हो, बात चाहे भारतीय दूसरी फिल्मों की हो जो विदेशी भाषाओं में जाती हैं, या अंतर्राज्यीय स्तर पर दूसरी भाषा प्रांतीय भाषाओं में जाती हैं, प्रांतीय भाषाओं से हिंदी की तरफ आती हैं। महाबली पिक्चर का एक उदाहरण हम ले सकते हैं, कितने सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यवसाय उस फिल्म ने किया। तो अनुवाद की प्रासंगिकता इस दृष्टि से भी बढ़ रही है कि वह आय के स्रोत बढ़ा रहा है, और रोजी रोटी की दृष्टि से यदि हम यह विचार करें कि स्वतंत्रता के बाद जब हम आज़ादी की दहलीज पर पांव रखते हैं तो एक बड़ा संकट हमारे सामने यह होता है कि हम कौन सी भाषा में अपना देश चलाएं, क्योंकि हमारे पास अपनी किसी भी भारतीय भाषा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, भाषा का जो प्रशासनिक संरचना और रूप है वो उपलब्ध नहीं था। हम पर मध्यकालीन समाज में जिस भाषा ने एक तरह से शासन किया वह फारसी थी मुग़ल बादशाहत के समय, और अंग्रेज़ों के काबिज होने के बाद अंग्रेज़ी हमारी कामकाज की, राजकाज की भाषा हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी बन गई वो। तो स्वाभाविक है कि आज़ादी के बाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि हमने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की संघ की राजभाषा घोषित किया, लेकिन हिंदी के पास भी अपनी न तो शब्दावली थी, न प्रयुक्तियाँ थी, न प्रशासन का व्याकरण था, न उस तरह की कोई सामग्री उपलब्ध थी। तो धीरे धीरे इस दिशा में काम हुआ। भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत ही युद्ध स्तर पर बड़े उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण काम किए, जिसका परिणाम है कि आज हम हिंदी में प्रशासन को भी देख रहे हैं, और
हिंदी के माध्यम से शिक्षा के विचार प्रसार को भी देख रहे हैं, हिंदी के माध्यम से मीडिया के चहुमुखी उन्नत होने और प्रोन्नत होने के रूप को भी देख रहे हैं, और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रवेश हो रहा है। ऐसे तमाम क्षेत्र जो कभी भारतीय भाषाओं की दृष्टि से अकल्पनीय होते थे, आज वो सारे क्षेत्र भारतीय भाषाओं से जुड़ गए। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से हिंदी और भारतीय भाषाएं बहुत तेजी से जुड़ गईं। यहां तक कि एनिमेशन के साथ, कार्टून फिल्म्स के साथ इनसे भी जुड़ गई, ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ, और इसी तरह से तमाम वो पक्ष जो मशीन के साथ जुड़कर भाषा के विस्तार का, प्रचार का काम करते हैं, वो भी उजागर हो गए। इसलिए मित्रों, जहाँ तक बात प्रासंगिकता की है, तो वह प्राचीन युग वाली जो अवधारणा थी कि साहब अनुवाद पाप होता है, अनुवाद प्रवंचना होता है, ऐसा अब नहीं है। अब तो अनुवाद दोयम दर्जे का काम नहीं, प्रथम दर्जे का कार्य है। हर बड़े से बड़ा रचनाकार, बड़े से बड़ा चिंतक, विचारक, बड़े से बड़ा दार्शनिक और बड़े से बड़ा राजनेता ये चाहता है कि उसके लिखे हुए और उसके कहे हुए का अनुवाद दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा में हो और विश्व के लोग उसके विचारों से लाभान्वित हों, उपकृत हों। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा का विस्तार भी उसके माध्यम से संभव होता है। शेक्सपियर अगर केवल अंग्रेजी तक सीमित रहते तो उन्हें कौन जानता। टैगोर को नोबेल प्राइज अगर मिला तो गीतांजलि के अनुवाद के बाद ही मिला। जब तक वो रचना बंगला समुदाय तक, बंगला भाषियों तक सीमित थी, तब तक उसकी लोकप्रियता नहीं हो पाई थी। हालांकि रचना की गुणवत्ता में और उसकी उपादेयता में और उसकी दुर्लभता में कोई संशय नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका अनुवाद स्वयं टैगोर ने अंग्रेजी में और फिर अंग्रेजी से दुनिया भर की दूसरी भाषाओं में होता चला गया और एक के बाद एक अनुवाद होते होते वो रचना विश्व तक प्रचारित प्रसारित हो गई, तो नोबेल प्राइज का कारण भी बनी। गीतांजलि का अनुवाद स्वयं टैगोर ने अंग्रेजी में बंगला से किया था और धीरे धीरे फिर दूसरे देश के लोगों ने अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। हरिवंश राय बच्चन को जितनी प्रसिद्धि मधुशाला के नाम से मिली, मधुशाला बच्चन की कोई मौलिक रचना नहीं है। वह तो फारसी भाषा में लिखित रुबाइयात उमर खय्याम जो रचना है, उसका अंग्रेजी अनुवाद फिट्जराल्ड ने इंग्लिश में किया था और बच्चन ने वो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा और वो उससे बड़े प्रभावित हुए, अभिभूत हुए। तो उनके मन में ये विचार आया कि इसका हिंदी में अनुवाद होना चाहिए। ये अलग बात है कि उसका अनुवाद करते हुए उन्होंने बहुत कठिनाइयों का, बड़ी चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने एक तरह से पुनर्सृजनात्मक अनुवाद किया। लेकिन मधुशाला बड़ी लोकप्रिय रचना हो गई। उस एक ज़माने में देश भर के युवाओं की बड़ी कंठस्थ होने वाली और बड़ी जिह्वा पर रहने वाली रचना थी। तो ख्याति का कारण भी अनुवाद बनता है, यश का कारण भी अनुवाद बनता है, प्रतिष्ठा का कारण भी अनुवाद बनता है और विश्व में सम्मान दिलाने का काम भी अनुवाद बनता है। इसलिए आज इसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। देश भर की सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर भाषा और साहित्य की जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो आज अनुवाद को निरंतर प्रोत्साहित कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यह एक सांस्कृतिक सेतु बनाने का काम करने वाली विधा है। ये अंतराल को, दूरियों को दूर करने वाली विधा है। वस्तुतः अगर यह कहें कि इसे विश्व की संवाद की भाषा कहा जाए अनुवाद को, तो शायद ये गलत नहीं होगा। मौन जो मशीन के कारण जीवन में आ गया है, हमें लगता तो है कि हम मोबाइल से, कंप्यूटर से दूर दराज में बैठे हुए दुनिया भर के लोगों से जुड़ गए, हमारा संवाद स्थापित हो गया है। लेकिन अगर बहुत गंभीरता से देखें तो कभी कभी लगता है कि इस मशीन ने दूर दराज से भले ही जोड़ दिया हो, लेकिन अपने घर के आंगन में, अपने परिकर में,
अपने परिवार में वो संवाद टूट गया है। उस संवाद को जोड़ने का, उस संवाद को स्थापित करने का, उस संवेदना के विनिमय का काम अनुवाद कर रहा है। इसलिए हम श्रेष्ठ रचनाएं, कालजयी रचनाएं बंगला भाषा की भी पढ़ते हैं, तमिल और तेलुगु की भी पढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती को आज हम अगर जानते हैं तो अनुवाद के कारण जानते हैं। टैगोर को अगर हम जानते हैं तो अनुवाद के कारण जानते हैं। गोर्की को अगर हम जानते हैं, कार्ल मार्क्स को अगर हम जानते हैं, और इसी तरह दुनिया भर की भाषाओं में और भारत की भाषाओं में शरतचंद्र आज अगर हिंदी में इतने लोकप्रिय हैं तो अनुवाद के कारण ही है। प्रेमचंद अगर आज विश्व की भाषाओं में इतने लोकप्रिय हैं तो अनुवाद के कारण। इसलिए मित्रों, साहित्य और साहित्यकार की वैचारिक जो भूमि है उसके विस्तार की दृष्टि से भी अनुवाद प्रासंगिक हो गया है। और नौकरियों के क्षेत्र में, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, यानी संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जब ऐसा निर्णय लिया गया तो हिंदी में कामकाज अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो सकता था। इसलिए प्रशासनिक शब्दावलियां बनाई गई, डिक्शनरीज बनाई गई, ग्लॉसरीज बनाई गई, कंप्यूटर पर टर्मिनोलॉजीज तैयार हुई। तो ये सिलसिला लगातार चलता चला गया और परिणाम यह हुआ कि अनुवाद में फिर कुछ रोजगार की दृष्टि से पद भी प्रारंभ किए गए। प्रत्येक केंद्र सरकार के कार्यालय में हिंदी अनुभाग होगा, हिंदी अधिकारी होगा, राजभाषा अधिकारी होगा, वरिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक होंगे और तत्काल भाषांतरकर्ता होंगे। ये सारे क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ती चली गई। बहुत बड़े स्तर पर देश भर में प्रतिवर्ष सैकड़ों अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे बात बैंक की हो, चाहे बात बीमा के क्षेत्र की हो, चाहे बात चिकित्सा के क्षेत्र की हो, या विधि के क्षेत्र की हो, या विज्ञापन आदि, सिनेमा आदि, मनोरंजन आदि के क्षेत्र की बात हो, खेलों की बात हो। कमेंट्री सारी हम देखें कि बाइलिंगुअल होती है, द्विभाषिक होती है। विज्ञापनों की दुनिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में कितना काम अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। सारे विज्ञापन द्विभाषी होने चाहिए या क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद होना चाहिए, जन सामान्य तक वो पहुंचने चाहिए, वहाँ के पाठक उसे पढ़ सकें, समझ सकें, ऐसा भी होना चाहिए। तो अनुवाद निरंतर समय सापेक्ष उपादेयता की दृष्टि से, रेलेवेंस या प्रासंगिकता की दृष्टि से अपनी पहचान बनाता जा रहा है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुवाद के बिना काम नहीं चल रहा, चाहे बात संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों, चाहे कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं हों, या बैंकों की और दूसरे तमाम कॉरपोरेट जो जगत है उसकी परीक्षाएं हों। वहाँ भी यहाँ तक कि एक अच्छे सफल शिक्षक की जो आवश्यकता है वह अनुवाद है, क्योंकि अच्छा अध्यापक बिना अनुवाद कला के जाने अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता। एक समग्रतः आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व की पहचान भी अनुवाद से ही बनती है। इसलिए मित्रों, अनुवाद लगातार अपनी पहचान बना रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और अब तो स्थितियां ये हैं कि अनुवाद मशीन से भी होने लगा है, कंप्यूटर से तमाम तरह के प्रोग्राम्स इस क्षेत्र में विकसित कर लिए गए हैं और किए जा रहे हैं। अभी भले ही हम 100% शुद्ध और मानक अनुवाद मशीन से न कर पा रहे हों, स्वाभाविक है कि मशीन के पास अपना दिमाग नहीं है, कृत्रिम दिमाग है और वो मनुष्य का दिया हुआ है। मशीन के पास हृदय नहीं है। इसलिए भले ही वो कविता का अनुवाद, साहित्य का अनुवाद मशीन से बहुत एप्रोप्रिएट या बहुत समुचित न हो पाए, लेकिन तकनीकी क्षेत्रों के अनुवादों में मशीन या कंप्यूटर बहुत मदद कर रहे हैं। और सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं वो बड़े उल्लेखनीय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने इस दिशा में बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। और
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का जो योगदान है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो योगदान है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो का जो योगदान है इस क्षेत्र में, वह इस बात की ओर इंगित करता है कि अनुवाद आने वाले समय में अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी उपादेयता को, अपनी महत्ता को लगातार बढ़ा रहा है और अपनी पहचान को पुख्ता कर रहा है, रेखांकित कर रहा है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि अनुवाद आज के युग में, जो कि सूचना, संचार, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और प्रौद्योगिकी का युग है और इसे विकास का युग भी कह रहे हैं। भारत ने चहुमुखी और बहुमुखी विकास का जो स्वप्न बुना है, भारत की सरकार ने लगातार इस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम किए हैं, उससे अनुवाद निश्चित ही अपनी पहचान बढ़ा रहा है, बना रहा है और हम कह सकते हैं कि अनुवाद से हम और अधिक सशक्त हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जब यह पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो जाएगा और इसके सुपरिणाम हमारे सामने आने प्रारंभ हो जाएंगे, तो हम विश्व के सामने अपनी मनीषा का, अपनी प्रतिभा का जो परचम लहरा रहे हैं वो और बेहतर ढंग से लहरा पाएंगे। इसलिए अनुवाद मित्रों वास्तव में वर्तमान समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ज़रूरत है, उपादेयता है और हम सबको अनुवाद को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम अनुवाद है जो विजातीयता को समाप्त करता है और हम सबको एक रूप, एक जाति बना देता है। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के इस लेक्चर द्वारा ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। मित्रों यही बताना चाहेंगे, हम जल्द मिलेंगे और फिर अनुवाद के विभिन्न स्वरूपों से और विभिन्न पहलुओं से अवगत होंगे डॉक्टर पीसी टंडन द्वारा। मित्रों जल्द ही इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रियाएं हो, कोई भी सलाह हो, सुझाव हो या फिर प्रश्न हो, तो फिर आप हमें हमारी ईमेल आईडी द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।